हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल, भस्म तथा लवण के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बिहार बोर्ड में आने की बहुत अधिक संभावना रखते हैं। जो भी स्टूडेंट 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, क्योंकि पीतल एवं तांबा एक धातु है। और हम लोग जानते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो ये अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया कर विषैले यौगिकों का निर्माण कर लेता है। इसीलिए हम लोग तांबे एवं पीतल के बर्तनों में किसको नहीं रखते हैं? दही को नहीं रखते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण? अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया कर विषैले यौगिकों का निर्माण करता है। कौन से यौगिकों का? विषैले यौगिकों का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत हानिकारक होते हैं। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। तो वही लिखा गया है वहां पे कि जब पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण कौन से यौगिकों का निर्माण करेंगे? विषैले यौगिकों का निर्माण करेंगे, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसीलिए इसको पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? यानी अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? तो यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या दिया हुआ है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि यह जलीय विलयन में आयनीकरण करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। हम लोग जानते हैं कि अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है? हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन प्रदान करता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। और ये आयन विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सक्षम होता है। और ये आयन जो है, जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। यानी ये आयन विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे HCl एक अम्ल है, ये जल में घुलकर क्या प्रदान किया है? हाइड्रोजन आयन। और ये आयन है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? उत्तर में देखिए क्या लिखा हुआ है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि आयनीकरण के लिए किसका होना आवश्यक है? जलीय माध्यम का होना आवश्यक है। आयनीकरण के लिए किसका होना आवश्यक है? जलीय माध्यम का होना आवश्यक है। शुष्क परिस्थितियों में यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेगा। शुष्क परिस्थितियों में कौन सा आयन उत्पन्न नहीं करेगा? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेगा। जब ये हाइड्रोजन आयन ही उत्पन्न नहीं करेगा तो अम्ल के रूप में ये कैसा कार्य करेगा? अम्ल के रूप में कार्य कर ही नहीं सकता है जब ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेगा। तो यही लिख दिया है, तथा एक अम्ल के रूप में कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न ही नहीं करेगी तो अम्ल के रूप में कार्य कैसे कर पाएगी? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन है? चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो उत्तर में देखिए, उत्तर में क्या लिखा हुआ है। उत्तर में है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस की सांद्रता प्रभावित हो जाती है, क्योंकि जब किसी अम्ल के विलयन में जल डाला जाता है। अम्ल के विलयन में क्या डाला जाता है? जल। क्या डाला जाता है? जल डाला जाता है। जल डाला जाता है तो इससे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। ये डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। और अम्ल तनुकृत हो जाता है। और अम्ल क्या हो जाता है? तनुकृत हो जाता है। ये रहा आप लोग का चौथा का आंसर, राइट आंसर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दे दिया है? 10⁻7 मोलर है। तो विलयन की प्रकृति बताने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? विलयन की प्रकृति। तो विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले पीएच हमको पता करना पड़ेगा कि पीएच इसका कितना होगा। तो आइए हम लोग इसका
पीएच पता करते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दे दिया है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दे दिया है कि सांद्रता कितना दिया है? सांद्रता दे दिया है 10 पे -7 मोलर, 10 पे -7 मोलर दे दिया है। तो यहाँ पे हम पीएच पता करेंगे पहले। तो पीएच बराबर एक सूत्र होता है माइनस लॉग, क्या सूत्र होता है? माइनस लॉग, और ये हाइड्रोजन आयन, ये आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो देखिए माइनस है तो माइनस, लॉग है तो लॉग, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है? 10 पे -7, तो 10 पे -7। आगे देखिए आगे कौन सा स्टेप होगा? माइनस है तो माइनस, और देखिए लॉग एम का पावर एन, क्या है? लॉग एम का पावर एन। तो लॉग एम का पावर एन होता है, लॉग एम के पावर एन होता है एन लॉग एम, क्या होता है? एन लॉग एम। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए लॉग एम के पावर एन है, तो ये पावर वाला बगल में आ गया है, तो माइनस है तो माइनस, पावर वाला को बगल में लाएंगे तो -7 हो जाएगा। और कितना, ये कितना हो जाएगा? लॉग 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लॉग 10 हो जाएगा। तो अगला स्टेप देखिए आगे क्या करते हैं। यहाँ पे माइनस था और ये -7 आ गया है यहाँ पे, और ये कितना हो गया है? लॉग 10 हो गया है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7 लॉग कितना हो जाएगा? लॉग 10 हो जाएगा। आप लोग को पता है कि log 10 का वैल्यू कितना होता है? log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो 7 इंटू log 10 है तो 1, तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 7। तो जिस विलियन का पीएच मान 7 हो तो वो विलियन कैसा हो जाएगा? उदासीन विलियन हो जाएगा। तो कैसा विलियन होगा? तो लिख देंगे अतः यह विलियन उदासीन होगा। अतः यह विलियन कैसा होगा? यह विलियन विलियन उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। तो यही उदासीन होगा, लिख देंगे। यही हो गया आप लोग का करेक्ट आंसर। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को आ गया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति के मांसपेशियों में दर्द होने लगते हैं, क्यों? यहाँ पे दिया है कि कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति के मांसपेशियों में दर्द होने लगते हैं, क्यों? तो उत्तर में देखिए क्या लिखा हुआ है। कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति के मांसपेशियों में किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बनने लगता है? लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, किसकी कमी है? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उसके कारण किसका निर्माण होने लगता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो किसका निर्माण होने लगेगा? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगेगा, जिसके कारण ही व्यक्ति के मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन कि एक जलीय विलयन का पीएच मान दिया है 3, तो इसका पीओएच मान क्या होगा? यही पूछ रहा है। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है कितना? 14। पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं यहां से। तो देखिए पीएच का मान कितना दे दिया था? 3, तो 3 हम पुट कर दिए, प्लस पीओएच बोल रहा है हमको निकालने के लिए, तो पीओएच बराबर कितना? 14। तो पीओएच बराबर कितना हो जाएगा? 14, और प्लस में 3 है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? पीओएच बराबर कितना हो जाएगा? पीओएच बराबर 14 माइनस 3 था वहां पे, तो 14 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 11। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडे के छिलके को नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 में डालने से क्या होगा? तो उत्तर में देखिए क्या दिया हुआ है। अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडे के छिलके में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। जब इसमें नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो आप लोग यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एक ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब इसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है तो कौन सा गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग के लिए तैयार हो गया। तो 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडे के छिलके में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या मिलाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। तो कौन सा गैस मुक्त होती है? CO2 मुक्त होती है। कौन सा गैस मुक्त होती है? CO2 मुक्त होती है। तो यही लिखा गया है यहाँ पे भाषा के रूप में, और ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर के रूप में। आगे देखिए आगे क्या है क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए,
9 नंबर क्वेश्चन है, एक लवण का नाम लिखे जिसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। तो आप लोग क्रिस्टलन का जल पढ़े होंगे कि निश्चित अणु की संख्या होगा, जल के निश्चित अणु की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे 10H2O हो गया, 5H2O हो गया, ये सब क्या हो गया, एक निश्चित संख्या होगा, जल का क्या होगा, निश्चित अणु की संख्या हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन का जल। इसमें पूछ रहा है जिसमें क्रिस्टलन का जल नहीं हो, तो उत्तर में देखिए NaCO3 यानी खाने का सोडा, इसमें नहीं है क्रिस्टलन का जल, क्योंकि इसमें जल के निश्चित अणु की संख्या है ही नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रिस्टलन का जल का आंसर नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसमें क्रिस्टलन का जल नहीं है। अगर रहता तो 10H2O रहता, 5H2O रहता, 2H2O रहता, ये सब रहता तो इसको हम क्रिस्टलन का जल बोल देते। अगर ये सब नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन का जल इसमें नहीं है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बेकिंग पाउडर के दो अवयवों के नाम लिखे। तो बेकिंग पाउडर के दो अवयवों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला नाम देखिए मोनोकैल्शियम फास्फेट, पहला क्या हुआ, मोनोकैल्शियम फास्फेट। दूसरा देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला देखिए तीसरा टार्टिक अम्ल, तीसरा क्या होगा, टार्टिक अम्ल। तो एक आप लोग एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं, टार्टिक अम्ल बेकिंग पाउडर के अवयव हुआ ये सब। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी VBI है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए VBI है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पाचन क्रिया के दौरान उदर का पीएच कितना होता है। तो उत्तर में देखिए पाचन क्रिया के दौरान उदर का पीएच लगभग 1 से 3 के बीच होता है। कितने कितने के बीच होता है, 1 से 3 के बीच होता है उदर का पीएच पाचन क्रिया के दौरान। तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये VBI है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन में, सोने के घोलने के लिए कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है। तो सोना को घोलने के लिए एक ही विलयन का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है एक्वा रेजिया। क्या नाम है, एक्वा रेजिया, जिसे रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वाटर के नाम से जाना जाता है, रॉयल वाटर के नाम से। तो एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, रेजिया, एक्वा रेजिया, इसमें कौन कौन सा मिश्रण होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो ये कितने अनुपात में रहता है, 3:1 के अनुपात में रहता है। कितने अनुपात में, 3:1 के। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव के लिए कि एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितने अनुपात में होता है, तो 3:1 अनुपात में। अगर उल्टा दिया रहेगा तो उल्टा, पहले अगर नाइट्रिक अम्ल दिया रहेगा तो नाइट्रिक अम्ल वाला हो जाएगा, यानी 1:3 हो जाएगा, और पहले हाइड्रोक्लोरिक दिया रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक वाला हो जाएगा, यानी 3:1 हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोग ऑब्जेक्टिव में टिक करिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन क्यों हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उसको भी इस चैप्टर के VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज्ञान हो जाए। तो देखिए उत्तर में देखिए, चलिए तो उत्तर देखते हैं। उत्तर में देखिए लिखा हुआ है अम्लीय वर्षा। पहले हम लोग अम्लीय वर्षा समझ लेते हैं कि अम्लीय वर्षा होता है क्या। तो देखिए जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 कितना से 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। जब वर्षा के जल का पीएच मान कितना 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। यह वायुमंडल में उपस्थित SO2, C2 एवं NO2 आदि गैसों के वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बनाने के कारण होता है। अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या क्या है, कौन सी गैस है, SO2, C2, NO2। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं, पूछ देता है कि अम्लीय वर्षा होने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है, तो SO2, C2, NO2। तो देखिए आगे देखिए, जब अम्लीय वर्षा नदियों व तालाबों के पानी में गुजरती है तो यह नदियों व तालाब के जल का पीएच मान कम कर देती है। क्या कर देती है, पीएच मान कम कर देती है, जिसके कारण जलीय जीवों की जीवित रहना कठिन हो जाता है। जिसके कारण जलीय जीवों का जीवित रहना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। जब अम्लीय वर्षा नदी के तालाब में पानी में से गुजरती है ना, तो उसका पीएच मान को कम कर देती है। क्या कर देती है, कम कर देती है, जिसके कारण जलीय जीवधारियों को वहां पे जीवित रहना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन याद हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
कि कलोर क्षार प्रक्रिया में किस उत्पाद का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में होता है। तो कलोर क्षार प्रक्रिया में एक ही उत्पाद है जिसका उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में होता है, वो है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन यानी Cl2 है। क्या है उत्पाद? Cl2 है। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दंत मंजन किस प्रकार के दंत क्षय को रोकता है। उत्तर में देखिए, उत्तर में आगे देखिए, उत्तर में क्या दिया हुआ है। उत्तर में दिया हुआ है कि दंत मंजन दांत क्षय को कई तरह से रोकता है। कितने तरह से? कई तरह से रोकता है। पहला में देखिए फ्लोराइड है, फ्लोराइड है। दंत मंजन में फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड होता है। दंत मंजन में क्या होता है? फ्लोराइड होता है, जो दांतों के इनेमल को, इनामेल होगा यहाँ पे, इनामेल को मजबूत बनाता है। जो दांतों के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, दांत के सबसे ऊपरी परत हो गया इनामेल। इसको क्या करता है? मजबूत बनाता है। दंत मंजन में फ्लोराइड होता है जिसके कारण इनामेल को क्या करता है? मजबूत बनाता है। और एसिड से होने वाले नुकसान को कम करता है। और एसिड से होने वाले नुकसान को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम करता है। अगला देखिए आगे क्या, किस तरह से रोकता है? एंटीबैक्टीरियल तत्व से। किस तत्व से? एंटीबैक्टीरियल तत्व से। यानी दंत मंजन में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं। किसको मारते हैं? बैक्टीरिया को मारते हैं। और प्लाक को हटाते हैं। और किसको हटाते हैं? प्लाक यानी गंदगी को हटाते हैं। किसको हटाते हैं? गंदगी को हटाते हैं। प्लाक बैक्टीरिया का एक चिपचिपा फिल्म है। प्लाक क्या है? बैक्टीरिया का एक चिपचिपा फिल्म है जो दांतों पर बनता है। किस पर बनता है? दांतों पर बनता है। और एसिड का उत्पादन करता है। और किसका उत्पादन करता है? एसिड का उत्पादन करता है, जिसके कारण दंत क्षय होता है। जिसके कारण क्या होता है? दांतों का क्षय होता है। तो ये रहा आप लोग के दांतों का क्षय, ये प्रकार, इस प्रकार से रोकता है। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो चलिए, ये रहा आप लोग का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर 2 का है। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो 15 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में करेंगे। अगर इस क्लास का PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं और वहां से PDF इस क्लास का ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और वीडियो के लिए।